हेलो दोस्तों, हमने जो भूगोल की सीरीज एमसीक्यू वाली स्टार्ट की थी उसमें आज का हमारा टॉपिक है भूकंप अर्थक्वेक। उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भूमिगत गुफाओं और खदानों में छोटा भूकंप माना जाता है जो सतह पर चट्टान के फटने से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के कारण होता है। किसे माना जाता है? निपात भूकंप। निपात भूकंप किसे कहते हैं? भूमिगत गुफाओं और खदानों में छोटा भूकंप किसे माना जाता है? निपात भूकंप को, जो सतह पर चट्टान के फटने से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के कारण होता है। किस कारण से होता है? चट्टान के फटने से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के कारण निपात भूकंप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा भूकंप का प्रभाव नहीं है? भूकंप के प्रभाव क्या क्या है? हिमस्खलन, मृदा द्रवीकरण और सुनामी भूकंप के प्रभाव हैं, लेकिन भारी वर्षा क्या है? भूकंप का कारण नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भूकंप के प्रमुख कारण कौन कौन से होते हैं? ज्वालामुखी विस्फोट, भूमि असंतुलन, जलीय बाढ़ किसके कारण है? ये भूकंप के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूकंप के केंद्र का पता लगाने के लिए कितने भूकंपीय स्टेशनों की आवश्यकता होती है? 3 स्टेशनों की। कितने स्टेशनों की आवश्यकता होती है? 3। नेक्स्ट है, विश्व के प्रथम भूकंप समसूचक का आविष्कार किसने किया था? ये किया था 132 ईसा पूर्व चीनी खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ जांग हेग ने। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। भूकंप को मापने के लिए इसने कितने समसूचकों का प्रयोग किया था? 3। ये देखिए, मर्केली स्केल, रिएक्टर स्केल, रोसीफेरल स्केल। तो हमारा आंसर क्या होगा? ये 3 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में ही आते हैं। ये हमारा ठीक है। तो स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल में 200 किलोमीटर की गहराई वाले भाग को कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1 और 2। बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? 2 पी तरंगे और एस तरंगे। तो हमारा आंसर ये क्या होगा? ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पी तरंगे ध्वनि तरंगों जैसी होती हैं। ये केवल ठोस पदार्थों से होकर गुजरती हैं। ये गलत है, क्योंकि ये ठोस और द्रव दोनों से गुजरती हैं। महाद्वीपीय भूप्रपट्टी की औसत मोटाई 30 किलोमीटर होती है। धरातलीय तरंगे भूकंपन लेखी पर अंत में अभिलिखित होती हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह स्थान जहां से भूकंप की ऊर्जा निकलती है उसे क्या कहते हैं? अवकेंद्र। ये ठीक है। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र वह बिंदु होता है जो भूकंप के उद्गम केंद्र के ठीक नीचे होता है। ये हमारा गलत है। तो आंसर क्या होगा? 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूगर्भित तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती हैं। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में भूकंप तरंगों का वेग कम होता है। ये गलत है, क्योंकि इसमें भूकंप की तरंगों का वेग ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, भूगर्भित तरंगे 2 प्रकार की होती हैं, पी और एस तरंगे। तो हमारा 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप भी कमेंट में आंसर करते रहिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी की भूप्रपट्टी बहुत भंगुर होती है। ये सही है। एस तरंगे तरंगों की दिशा में समानांतर पर कंपन पैदा करती हैं। ये हमारा गलत है, क्योंकि एस की जगह क्या होगा? इसमें एस तरंग दिशा के समानांतर पर कंपन पैदा करती नहीं है। ये सही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1 और 3। धरातलीय तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती हैं। 1 और 3 सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। आई होप आपने भी कमेंट में यही आंसर किया होगा। पृथ्वी की परत की भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? भूकंप विज्ञान के द्वारा। सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है। किस यंत्र के द्वारा? सिस्मोग्राफ।
तो हमारा आंसर क्या है? बी। सुनामी डैश के कारण होता है? पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि के कारण क्या आती है? सुनामी। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जो सु और नामी से मिलकर बना है। सु का अर्थ होता है समुद्र का तट और नामी का अर्थ होता है लहरें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुनामी नाम किसे दिया गया है? सुनामी नाम किसे दिया गया है? समुद्र के नीचे की तरंग को क्या नाम दिया गया है? सुनामी। ये था हमारा जो इसका भूकंप वाला टॉपिक। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे ज्वालामुखी। नेक्स्ट टॉपिक है ज्वालामुखी। निम्नलिखित में से पृथ्वी की सबसे बड़ी ज्वालामुखी कौन सी मानी जाती है? सबसे बड़ी ज्वालामुखी कौन सी मानी जाती है? तामू मैसिव। कौन सी मानी जाती है? तामू मैसिव। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,10,000 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी पर्वत सेंट हेलेंस निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। आई होप आपने भी कमेंट में यही आंसर दिया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सिल्ट ज्वालामुखी है जो बड़ा है और प्रतिपर्वण नहीं है तथा उसका मैग्मा लगभग हमेशा मैफिक होता है? कौन सा है? कि लावा ज्वालामुखी हवाई। कहाँ पर है ये? संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? ज्वालामुखी पर्वतमाला कहाँ पाई जाती है? प्रशांत महासागर में। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ऐसा ज्वालामुखी जिसके फिर से फूटने की उम्मीद नहीं है उसे क्या कहा जाता है? उसे सुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के सबसे विस्फोट प्रकार का उदाहरण है? कौन सा है? कुंड ज्वालामुखी या कोल्डेरा ज्वालामुखी। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। ज्वालामुखी विस्फोट में निम्नलिखित में से कौन सी गैस लगातार सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देती है? कौन सी देती है? जल वाष्प। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए। जल वाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप। बैरन द्वीप क्या है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। और यह कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। 145 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बंगाल खाड़ी में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, उसका क्या नाम है? बैरन द्वीप। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भू आकृतियाँ एवं भू आकृति प्रक्रियाएं। भू आकृतियाँ और भू आकृति प्रतिक्रियाएं। तो हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सत्रीकृत रेत और बजरी की एक लंबी विसर्पित कटक को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एस्केर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर और डोमोमाइट जैसे घुलनशील चट्टानों के अपक्षय के कारण डैश मैदानों का निर्माण होता है? कास्ट मैदानों का निर्माण होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए। आई होप आपने भी यही कमेंट किया होगा। नेक्स्ट है, बर्फ और बर्फ का एक द्रव्यमान जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अपने संचय के स्थान से दूर सीमित मार्ग के साथ धीरे धीरे चलता है, क्या कहलाता है? ग्लेशियर। तो हमारा आंसर क्या हुआ? बी। ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ी संख्या में गहरी गलियों या घाटी वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बेडलैंड स्थलाकृति। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल तालिका के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल को किस नाम से जाना जाता है? जलभृत। तो हमारा आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट है, चट्टानों की विशाल गति मलबे अथवा पृथ्वी का निचला ढलान को क्या कहा जाता है? भूस्खलन। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। भूस्खलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी डेल्टा बनाना किस प्रक्रिया का परिणाम है? नदी डेल्टा बनाना निक्षेपण प्रक्रिया का परिणाम है। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा चट्टान खंडित होकर पृथ्वी की सतह पर तलछट कीचड़ मिट्टी और पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं जो पानी में घुल जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? अपक्षय। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी।
नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहा जाता है जहाँ मीठे और खारे जल का सम्मिलित होता है? उसे कहा जाता है ज्वार नदमुख, एस्चुरी। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। आई होप आप भी कमेंट में यही आंसर कर रहे होंगे। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निम्नलिखित में से कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दुनिया में सबसे गहरी तंग नदी घाटी कौन सी है? ये है कालीगंड की गार्ज। कालीगंड की गार्ज जो किस आकार की है? वी आकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा, पानी और जलवायु की क्रिया द्वारा चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को अपक्षय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश अत्यंत खड़ी ढलान और सीधे पार्श्व भागों वाली एक गहरी घाटी होती है और उसके शीर्ष और तल की चौड़ाई लगभग एक समान होती है? संकीर्ण घाटी। तो इसका आंसर क्या होगा? संकीर्ण घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? घाटी को गहरा करना। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट है, चीन के किस प्रांत में हांगोसू राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? इसमें दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात समूह है। ये है गुइजोउ। गुइजोउ। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। युवावस्था में नदी अपरदन का एक विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? गार्ज। तो आंसर क्या होगा? ए। और यह किस आकार का है? वी आकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती हैं? ये बनाती है यारडोंग। तो आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके क्या कहलाता है? फोर्ट। तो आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध सेल डैश द्वारा निर्मित भू आकृतियां हैं ज्वालामुखीय गतिविधियां। तो आंसर क्या होगा? ए। निम्नलिखित में से कौन प्रवाह प्रतिमान का एक प्रकार है? विसर्प। विसर्प अंग्रेजी के एस आकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस गहरी और संकरी घाटी को क्या भौगोलिक नाम दिया गया है जिसमें नदियों, हवा, बारिश और विवर्तनिक गतिविधियों द्वारा अपक्षय और कटाव से निर्मित खड़ी दीवारें होती हैं? कैनियन। उसे क्या कहा जाता है? कैनियन। तो उसका आंसर क्या है? सी। तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पादपों, जंतुओं तथा मानवीय गतिविधियों के कारण खुली चट्टानों का विघटन और अपक्षय डैश कहलाता है? अपक्षयन। तो आंसर क्या होगा? अपक्षयन, बी। गयोट क्या है? गयोट क्या है? यह एक समतल चोटी वाली समुद्री पर्वत है। यह एक समतल चोटी वाली समुद्री पर्वत है। क्या है ये? गयोट। तो आंसर क्या होगा? सी। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपरदन। तो इसका आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिदुरुतगाला डैश की सबसे ऊंची चोटी है? कौन सी है? श्रीलंका। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2524 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता? मृदा से संबंधित विज्ञान मृदा विज्ञान कहलाता है। इसे पेडोलॉजी भी कहा जाता है। और फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहला जाता? पोमोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है? कौन सा है? कंचनजंगा। कौन सा है? सबसे ऊंचा तो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। जो ये एनसीईआरटी में कितनी दी गई? 8848 मीटर। लेकिन भारत का कौन सा है? ये जो K2 कंचनजंगा क्या है? ये थोड़ा इस पे विवाद है। तो भारत का कौन सा होगा? K2। नेक्स्ट है, पर्वत, पठार, घास के मैदान। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत का एक प्रकार नहीं है? वलित पर्वत का प्रकार है अरावली श्रृंखला, अपलेशियन और यूराल पर्वत। राइन घाटी क्या है? वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सफेद कोह पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा में स्थित है, उसे क्या वो कहाँ पर है? वो पाकिस्तान में। सफेद कोह कहाँ पर है? पाकिस्तान में। धौलागिरा डैश में स्थित हिमालय की एक
एक पर्वत चोटी है धौलागिरा। धौलागिरी कहाँ पर है? नेपाल में। कहाँ पर है? नेपाल में। तो आंसर क्या होगा? डी। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सी चोटी सबसे ऊंची है? कौन सी है? माउंट पेड्रो। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए। निम्नलिखित में से किस पर्वत का निर्माण तब हुआ जब पृथ्वी की गहराई से पिघली हुई चट्टान क्रस्ट से ऊपर उठी और जमकर ढेर के रूप में एकत्रित हो गई? अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो। तो आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेसोटा पठार किस देश में अवस्थित है? मेसोपो पठार। मेसोपो पठार कहाँ पर है? स्पेन में। तो आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिकी के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या नाम है? इसका है पम्पास। क्या नाम है? पम्पास। और यह कहाँ पर है? अमेरिका में। उत्तर अमेरिका में क्या है? प्रियरी। दक्षिण अमेरिका में पम्पास और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, न्यूजीलैंड में कैटरबरी और हंगरी में क्या है? पुष्तराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास के खुले मैदान वेल्स कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं अफ्रीका में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और उसके स्थान का सही युग्म है? सवाना कहाँ पर है? अफ्रीका में। कैंपस ब्राज़ील, लानोज वेनेजुएला और सवाना कहाँ पर है? सूडान, स्टेपी यूरेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? वेल्ज। क्या कहा जाता है? वेल्ज। डाउन्स कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया, प्रेयरी संयुक्त राज्य अमेरिका, पम्पास अर्जेंटीना, वेल्स दक्षिण अफ्रीका और स्टेपीज यूरोप। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वायुमंडल, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।